बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूँ महसूस होता है कि शायद अब शहबाज शरीफ साहब काबीना में अकेले ही रह जाएंगे, क्योंकि है तो वो वज़ीर आज़म, लेकिन कप्तान आप उनको नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी जो टीम है वो खिलाड़ी उनके हैं नहीं। उसकी वजह यह है कि इख्तियार उनके पास नहीं है। अब आप देखिए कि किस तरह से काबीना में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो रही है जो शहबाज शरीफ साहब का खिलाड़ी नहीं है, जो नून लीग का खिलाड़ी नहीं है। वैसे तो अब जितने भी खिलाड़ी उनके पास रह गए हैं, कोई भी उनका अपना नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ शायद अकेले ही रह जाएंगे और टाइटल ही लगवा लेंगे अपने साथ कि वज़ीर आज़म है नाम के। वैसे ही ये सारी हुकूमत फॉर्म 47 पर खड़ी है। हुआ यह है जनाब के निगरान सेटअप के वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब, उनकी काबीना में एंट्री हो गई है मुआवने खुसूसी के तौर पर। अब अंदाज़ा लगाइए कि अवैस लगारी का फिर क्या करना है। अब जो हाल हुआ है बिजली के रेट्स का, तबाही फिर गई है, तो लाने की क्या ज़रूरत है अब किसी और को। वजह यह है कि एक प्रेशर कम करने की कोशिश है कि जैसे हाँ जी हम कुछ कर रहे हैं। जिस तरह होता है ना कि आप काबीना में तब्दीलियाँ करते हैं कि नहीं फ़लाँ सही नहीं परफॉर्म करा, फ़लाँ सही नहीं परफॉर्म करा। और आपसे अर्ज़ किया था कि कुछ इस्तीफ़े तैयार हैं, कुछ लोगों की छुट्टी हो रही है, कुछ लोग ख़ुद अपनी छुट्टी करवाना चाह रहे हैं और कुछ धमकियाँ देकर अपने काम निकलवा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को हमने आपको बताया था कि उन्होंने इस्तीफ़े की धमकी देकर अपना काम निकलवा लिया। एहसन इकबाल साहब ख़बरें छपा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं कि जी वो खुश नहीं हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, वो ख़बरें सारी आ रही हैं। इसी तरह इसहाक डार साहब भी खुश नहीं हैं कि उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं है, जबकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका वजारत खारजा में दिल नहीं लगता, वो वजारत ख़जाना को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन में आ गई वो हैं। फिर उनकी वजह से, इसहाक डार साहब की वजह से जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब, वो खुश नहीं हैं। तो वज़ीरों की तो आपस में एक दूसरे से नहीं बन रही। फिर काबीना के लोग ही जाकर शहबाज शरीफ की शिकायत लगा रहे हैं, बल्कि नवाज शरीफ की शिकायत लगा रहे हैं कि जी ये मुल्क से बाहर भागने लगे हैं, इनको रोक लें। ये सारा कुछ हो रहा है। ये तो इस वक्त हालात हैं। फिर इदारे आपस में लड़ रहे हैं। अब ताज़ा खबर ये आई है कि FIA और FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। एक दूसरे के खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं, बाहम दस्तों गिरबां हैं। ये हालात हैं। अब मोहम्मद अली साहब, ये वो साहब हैं जो वैसे IPPs के ख़िलाफ़ बड़ी चार्जशीट बनाते रहे, उनको एक्सपोज करते रहे कि किस तरह IPP खून चूस रहे हैं, इन्होंने क्या 2 नंबरियाँ की हैं, क्या क्या इन्होंने फ्रॉड किए हैं, किस तरह इन्होंने ज़्यादा रकम बटोरी है, क्या कुछ किया है। लेकिन निगरान वज़ीर बनते ही इन्होंने कहा नहीं IPP तो बड़ी अच्छी होती है, उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। अब इनको लाने का मकसद क्या है? एक तो वाज़ेह बात है कि जी अवैस लगारी साहब फेल हो गए हैं। दूसरा, अवैस लगारी ख़ुद भी चाहते थे कि उनसे कोई तवानाई का चार्ज ही ले लिया जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो समझते हैं जी गालियाँ पड़ रही हैं और उन्होंने अपने हल्के की सियासत भी करनी है, जाकर वोट मांगने हैं। वोट क्या मांगेंगे, लोग तो आगे से गालियाँ देंगे कि जी आपने बिजली की कीमत कहाँ से कहाँ कर दी, आप कहाँ महंगाई को ले गए हैं, आपने क्या हालात पैदा कर दिए हैं। तो बिजली की कीमत तहरीक इंसाफ के दौर में 16 रुपये थी, आज आप फ़ी यूनिट उसको 70 रुपये पर ले गए हैं। तो ये सब अवैस लगारी साहब कहाँ अपने हल्के के अवाम को जवाब दे सकेंगे। जितना मर्ज़ी पैसा आप लगा दें, जितने मर्ज़ी फ़ंड्स लगा दें, अब आपको पता है कि MNAs में फ़ंड्स तकसीम किए जा रहे हैं, जितना मर्ज़ी ख़र्चा कर दें, लेकिन जब तक आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर नहीं करेंगे, लोग आपको कभी भी वोट नहीं करेंगे। तो लिहाजा अब जब ये देखा गया कि अवैस लगारी साहब को नज़र आ गया कि जनाब मेरे लिए तो कोई लोगों के दिलों में कोई मोहब्बत क्या नफ़रत इतनी बढ़ रही है, तो अब मैं क्या करूं। तो वो भी चाहते थे जी फिर कोई और वजारत मिल जाए, वजारत नहीं छोड़नी, कहीं और मुझे एडजस्ट कर दें, ये वजारत मुझसे ले ली जाए। तो अब उनसे एक तरह से वजारत ले ली गई। अब उनका इख्तियार तो नहीं होगा। जिस तरह आप समझते हैं कि जहाँ तक मोहसिन नकवी हैं, जिस कबीले से वो हैं, तो मोहम्मद अली साहब भी उसी कबीले से हैं। तो मोहसिन नकवी साहब के बारे में तो ख़ुद नून लीग के लोग ये कहते हैं, जिनमें आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी वो शुक्र करें कि वज़ीर आज़म नहीं बन गए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के बारे में ख़बरें हैं कि वो काबीना का हिस्सा हैं, शहबाज शरीफ साहब की काबीना में हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ को जवाबदेह नहीं है। और वो आप उनको सुपर प्राइम मिनिस्टर कह लें, जो भी आप उनको कहना चाहें कह लें, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की अपनी ही बात है और वो एक अलग ही चीज़ है। तो इसी तरह से अब मोहम्मद अली साहब भी आ गए हैं, वो भी एक अलग ही चीज़ है, वो भी शहबाज शरीफ को उस तरह जवाब देनी होंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये हालात चल रहे हैं
और ये काबीना की सूरत हाल है। हाँ, दूसरी खबर जो आपसे हमने डिस्कस करनी थी, एक तो ये हमने बात की कि शहबाज शरीफ के पास इख्तियार नहीं है और इनके अपने लोग, जिसमें ख़बर आई कि पंजाब के स्पीकर मलिक अहमद ख़ान वो जाकर और दूसरे साहब जाकर उनके साथ कहते रहे जी नवाज शरीफ बाहर जा रहा है, देख लें। वो भी बड़े घर जाकर शिकायतें लगाते रहे हैं। तो अपनी काबीना में तो इनकी ये सूरत हाल चल रही है। और अब जब एक और वज़ीर आ गया तो फारिग हो जाएंगे। ये वज़ीर साहब भी शहबाज शरीफ को जवाब दे नहीं है, मोहसिन नकवी भी नहीं है, फैसल वाडा साहब किसी को समझते ही कुछ नहीं है, वो भी एक सुपर काबीना का ही कह लें कि एक कॉन्सेप्ट है। वो चीज़ें साथ चल रही हैं। दूसरी चीज़ जो हो रही है कि वो जनरल्स जो खामोश करा दिए गए थे वो एक्टिव नहीं बल्कि सुपर एक्टिव हो गए हैं। नईम खालिद लोधी साहब, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। जितने अहम ओहदों पर अभी लोग हैं वो इनके शागिर्दों में हैं। और नईम खालिद लोधी साहब कुछ अर्सा पहले ये कहते रहे कि जी मैं दोनों तरफ इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूँ, मैं समझा रहा हूँ इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, दोनों तरफ से कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, ये बातें करते रहे। फिर अचानक वो खामोश हो गए और ये कहा उन्होंने कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चलें अब अनाओं का मसला है, जो भी मसला है आप देख लें कुछ अरसा, उसके बाद 1-1.5 साल फिर नए इलेक्शन होंगे, साफ शफाफ होंगे, फिर देखा जाएगा। ये कहकर वो खामोश हो गए। लेकिन अब वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं और वो तो बहुत वाज़ेह तौर पर मैदान में निकल आए हैं। आप ये देखें कि जो दिफाई लिहाज से जो लोग डिफेंड करते थे आकर चैनल्स पर इदारे को या पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से अपना देते थे, उनमें 4 जनरल्स बड़े अहम थे, वाज़ेह थे, जनरल्स लेवल के लोग 4 ही थे। उनमें जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, जनरल अमजद शुएब साहब थे, जनरल एजाज अवान और जनरल नईम खालिद लोधी। फिर ये लोग खामोश हो गए। अच्छा, नईम खालिद लोधी साहब सिर्फ ख़ास जगहों पर जाते थे। अब अमजद शुएब साहब भी कुछ अरसा के लिए खामोश हो गए कि अच्छा जी छोड़ें, वो भी अब हमें दोबारा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन नईम खालिद लोधी साहब ने जो बातें की हैं वो बड़ी गौर तलब हैं। उन्होंने तो हैरान करके रख दिया है और वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो आना ही आना है, आप जो मर्ज़ी कर लें। फिर पॉपुलर जो हो या कौम जिसके साथ खड़ी हो जाए तो फ़ौज उसके ख़िलाफ़ कभी नहीं जाती, ये बात वो कर रहे हैं। और इन चीज़ों को वो बाकायदा कोट कर रहे हैं और बता रहे हैं, जैसे समझा रहे हों कि मेरी बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओ। चंद उनकी ट्वीट्स एक्स पर पोस्ट में आपके सामने रख देता हूँ। Remove the cobwebs. We have to be clear about 2 basic things. Do we honor court's verdicts whether we like them or not? क्या हम अदालतों की बात मानेंगे चाहे हमें पसंद हो उनके फैसले ना पसंद हो? Do we honor the will of the majority of people whether we like the outcome of voting or not, provided the majority proclaim it fairly conducted? कि क्या हम मेजॉरिटी की बात मानने को तैयार हैं जब वोट हो जाएं और शर्त यह है कि आज़ाद और शफाफ इलेक्शंस हुए हों। फिर इन द एब्सेंस ऑफ द अबव 2 देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम ये बातें नहीं मानते हैं, ना अदालतों को मानते हैं, ना लोगों के वोट को मानते हैं, तो फिर कोई जमहूरियत नहीं है। मेजॉरिटी कैन नॉट एंड शुड नॉट डिक्टेट द माइनॉरिटी कैन नॉट and should not dictate the majority or else have the moral courage to openly shun democracy and announce support for autocratic regimes. नईम लोधी तो वो अपना ये कहना है कि जी, मेरा ये कहना है कि फिर आप छोड़ दें, ये कोई जमहूरियत नहीं है, फिर ये आमरीत है। Universal lesson, relationship in the trinity of people, government and armed forces. The armed forces should always side with the majority of people. क्लॉजविट्स ये एक कॉल जो है उसको कोट करते हैं कि अगर 3 यानी धड़े हैं जिनमें अवाम है, हुकूमत है और मुसल्लह फ़ौज है, तो फिर हमेशा मुसल्लह फ़ौज को मेजॉरिटी यानी लोगों के साथ खड़ा होना होगा। डेफिनेशन ऑफ फेल्ड स्टेट दैट कैन नॉट ऑनर द प्लेजेस मेड विद ओन पीपल एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी। वो कह रहे हैं जी फेल्ड स्टेट वो है जो अपने लोगों के साथ किया हुआ माहिदा या दुनिया के साथ किया हुआ माहिदा ना पूरा कर सके। बेटर लेट देन नेवर। How do you assess this logic? The people of Pakistan can die. The development of industry and agriculture, etc., can remain standstill, but we cannot violate or review our power agreements. Isn't welfare of people of the supreme? Isn't the welfare of own people the supreme interest of all countries? कह रहे हैं कि जी ये ज़रा लॉजिक ये देखें इसकी और इस दलील को ज़रा देखें कि पाकिस्तानी मर सकते हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सब तबाह हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन हम जनाब IPPs के साथ मुआहदे उनको नहीं बदल सकते।
ये कोई लॉजिक है? तो फिर क्या रियासतों में, तमाम ममालिक में सबसे पहले अवाम का मफाद नहीं देखा जाता? तो ये सवाल वो उठा रहे हैं। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो बड़ा वाज़े कह रहे हैं कि जी आप जो मर्ज़ी कर लें, इमरान ख़ान तो अब आएगा, इमरान ख़ान का रास्ता आप नहीं रोक सकते। और ये एक वक्त में कहते थे कि जी फिर शौक़ पूरा कर ले, मैंने तो जो समझाना समझा दिया अपने छोटों को, तो सीनियर्स की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा। ये बातें नईम खलील ओवैसी साहब कर चुके हैं और ये कहते हैं कि जी इमरान ख़ान से मुज़ाकरात तो करने होंगे और फ़ौज मकबूल फ़ैसलों के साथ ही होती है, आवाम के साथ ही चल सकती है। ये बातें ये करते रहे और अब आकर आप देख लीजिए कि भरपूर तरीके से फिर ये अब वो बातें पहले से ज़्यादा ज़ोर के साथ और पहले से ज़्यादा जज्बात के साथ करने लगे हैं। तो इसमें निशानी ही निशानियाँ हैं। जो काबीना में हो रहा है, जो इदारों में आपस में टकराव है और जो अब जनरल साहब बात कर रहे हैं, तो इसमें निशानियाँ हैं कि क्या होने जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।